एवरीवन, आज डेट है 1 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि माही रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था आइसलैंड कंट्री को लेकर के, तो आइसलैंड कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें, आइसलैंड कंट्री एक नॉर्डिक आइलैंड कंट्री है और ये आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एग्जिस्ट करती है। आइसलैंड कंट्री मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये आइसलैंड कंट्री से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। इस तरीके की लोकेशन और मैप बेस्ड लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप को एक मेंटोर जो है अलॉट किया जाएगा। मेंटोर आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। टारगेट में आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट जो है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करवाया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड और करंट अफेयर पार्ट से रिलेटेड टारगेट दिए जाएंगे और फिर उसी टारगेट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स साथ ही साथ में एनसीईआरटीज यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी और करंट अफेयर्स में लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा। 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है आज से 1 नवंबर से। इसकी फ़ी है 599 पर मंथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपका टारगेट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट कंट्री ब्राज़ील, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में लुला डा सिल्वा जो है उन्होंने बोल्सोनारो जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको डिफीट कर दिया है। तो यहाँ पर ब्राज़ील जो कंट्री न्यूज़ में है उसके मैप को हम व्यू कर लेते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं मैपिंग को लेकर के जो आपको पता होना चाहिए। देखो, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पर आपको ब्राज़ील व्यू हो रहा होगा। ब्राज़ील को देखने पर आपको पता लग रहा है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक तरीके से लार्जेस्ट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है ब्राज़ील कंट्री। इसीलिए ब्राज़ील कंट्री से 2 इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो यहाँ से पास होती है ब्राज़ील से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ एक्सेप्शन में 2 कंट्रीज़ हैं, एक है इक्वेडोर और एक है चिली। इनके साथ में ब्राज़ील डायरेक्टली अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब बात हुई है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो 2 कंट्री यहाँ पर ऐसे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, बोलिविया एंड पराग्वे। ये लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्रीज होती हैं, आप सभी को पता है कि वो कंट्रीज जिनके डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी से अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। ओके, चारों तरफ जिनके लैंड एरिया ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर पेरू और बोलिविया की जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर लेक टिटिकाका है जो हाईएस्ट और नेविगेबल लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि अमेजन रिवर जो है वो फ्लो करती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुछ यहाँ पर ग्लासलैंड को अलग 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 नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ब्राज़ील कंट्री से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने
एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि मान लो रेप से रिलेटेड कोई केस आता है, तो उसमें रेप को, एक जो रेप सर्वाइवर है उनके लिए रेप सर्वाइवर को लेकर के वेजाइनल टेस्ट किया जाता है, 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू, ना तो इससे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई है या रेप हुआ है वो प्रूव हो पाता है या फिर नहीं प्रूव हो पाता है। मतलब कोई एक बेसिक जो रिजल्ट है या फिर एक ऑथेंटिक रिजल्ट जो है वो इस प्रोसीजर से निकल कर नहीं आता है। बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई वीमेन या कोई गर्ल पहले से सेक्सुअल एक्टिव है और अगर उसके साथ में रेप होता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसके बेसिस पर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो एक तरीके से क्लियर हो पाती है। तो इसी को बचाने के लिए बहुत सारे जो रेप के केसेज हैं वो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेजेंट टाइम में जो एग्जामिनेशन मेथड है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है और नया इस तरीके का टेक्नोलॉजी बेसिस जो है वो प्रोसीजर होना चाहिए जिससे एक ऑथेंटिक रिजल्ट भी सामने आए और इस तरीके का जो एक तरीके से जो मिसकंडक्ट ये होता है एग्जामिनेशन प्रोसीजर में, इसको भी हम खत्म कर सकें और जो भी रेप केसेज हैं उनके रियलिटी डाटा जो है वो हमारे सामने आ सके, उनके केसेज जो हैं वो रजिस्टर हो सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर गुजरात में जो मच्छू रिवर है उस पर मोरबी जो ब्रिज था उस पर जो कोलैप्स देखने को मिला, जो इशू हुआ, तो इसी को लेकर के यहाँ पर अभी जिस कंपनी ने जो रिनोवेट किया है उसको लेकर के उसको अंडर स्कैनर रखा गया है। 140 लोगों की यहाँ पर अभी तक डेथ देखने को मिली है। तो देखो इसमें कुछ इशू अभी एडिटोरियल पेज पर भी इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे कि देखो यहाँ पर जो ब्रिज था उसकी स्ट्रेंथ कम थी लेकिन इस पर जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा अवेलेबल थी। साथ ही साथ में कुछ टाइम पहले 3 to 4 डेज पहले इसका रिनोवेशन कंप्लीट हुआ है, एक तरीके से इसकी ओपनिंग की गई, लेकिन एक जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए था इसकी एबिलिटी को लेकर के वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया था, उससे पहले ही इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उन सभी को सोल्यूशन देखने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में इस तरीके का इशू देखने को ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ पर देखो हमारे इंडिया के 2 इम्पोर्टेंट सिंगर बप्पी लहरी एंड अदर इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक गाना गाया था पार्वती खान। 1982 में एक फिल्म आई थी डिस्को डांसर जिसमें जिम्मी जिम्मी आजा आजा, तो इसी की ट्यून पर जो चाइना कंट्री है वहाँ पर आप सभी को पता है कि टिकटॉक वहाँ का ऐप है, तो वहाँ पर हाथ में बाउल लेकर के और गिव मी राइस जिसको जी मी चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं, इस तरीके का गाना जो है गाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने इंडियन साड़ीज़ और कुर्ता जो है इसमें ड्रेस कर रखी है और इसको मिलियंस व्यूअर्स मिले हैं इस गाने को, इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चाइना की जो लॉकडाउन पॉलिसी है उसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे, सॉरी, देखो इशू क्या है, इशू ये है कि चाइना में अभी भी कोविड के केसेस देखे जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर जीरो कोविड जो पॉलिसी है उसके बेसिस पर लॉकडाउन जो है वो बहुत ही हार्श कंडीशन के साथ में इम्प्लीमेंटेड है। मतलब लोग जो हैं वो अपने घरों में कैद हैं, तो एक तरीके से उन्हीं सारी एक्टिविटी को, उन्हीं सारी पॉलिसी को इस गाने के थ्रू, इस सॉन्ग के थ्रू जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी वजह से जो हार्श लॉकडाउन एक्टिविटीज़ हैं, हार्श लॉकडाउन पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो ट्रेजेडी जो हुई गुजरात में, इसके बारे में। तो देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जैसे ही कोविड के बाद में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उनको धीरे धीरे जब ओपन किया गया तो लोग जो हैं वो टूरिज्म की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हुए। लोग जो है अलग अलग जगह पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में, जितनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो है लोग जो है वो बाहर निकलने लगे। तो इसी के बारे में बताया गया है कि इस तरीके के इशू जो हैं वो अदर प्लेसेस पर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस एरिया की जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा लोगों की अवेलेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के इश्यूज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी हमारे
टूरिज्म प्लेस है, एक तो वहाँ पर सेफ्टी को और जो भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर है वो काफ़ी हार्ड लेवल पर हो, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज है वो ना देखने को मिले। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर हुआ कि स्ट्रेंथ ब्रिज की 100 लोगों की थी, लेकिन 500 के लगभग लोग अवेलेबल थे ब्रिज के ऊपर, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर अवेलेबल है कि जिन गाइडलाइंस के साथ में क्लियरली उनके डाटा अवेलेबल होने चाहिए इस तरीके के टूरिज्म प्लेसेस के, जहाँ पर एडवेंचर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है उनको लेकर के, तो उन्हीं डाटा के बेसिस पर जो भी स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए, तभी इस तरीके के इश्यूज को रोका जा सकता है। दूसरा क्या होगा कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो दोबारा से एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो टूरिज्म सेक्टर में इस तरीके की ट्रेजेडी को रोकने के लिए एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सकती है, जो टूरिस्ट है उनके बीच में भी और जो टूरिज्म प्लेस है उनके बीच में भी, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज है उनको रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से टेररिज्म एक्टिविटी जो है वो गन के थ्रू तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ ही साथ में एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है जो पेन के थ्रू एक तरीके से इंक्रीज हो रही हैं। लोग जो हैं एजुकेशन लोग या फिर जो हाई प्रोफाइल लोग जो काफ़ी ज़्यादा जिनके पास में एजुकेशन है, वो पेन के थ्रू मतलब राइटिंग के थ्रू कुछ अच्छा सा लिखते हैं और इसके थ्रू जो यूथ है उसको प्रमोट करने की या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है या जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि कुछ टाइम पहले हमने अर्बन नक्सल एक टर्म सुनी थी। अर्बन नक्सल मतलब जो हमारी सिटी के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जो नक्सलिज्म देखा उसमें हम ये मानते हैं कि उन लोगों के खिलाफ में एट्रोसिटीज़ है, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको उनके रिसोर्सेज से दूर रखा जा रहा है जिसी के बेसिस पर, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, इसलिए उनको इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। लेकिन जो अर्बन नक्सल है वो एक अलग टर्म है जिसमें जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की, जो यूथ है हमारा एजुकेटेड यूथ है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है बाई पेन। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि टेररिज्म जो है वो अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से फ्लोरिश हो रहा है, उन सभी को रोकने की जरूरत है, चाहे वो गन के थ्रू हो रहा हो चाहे पेन के थ्रू हो रहा हो, उन सभी को एक तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया गया है। राइटर ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बोली है कि हमारे जो कंट्री है उसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ में ही स्टार्ट हुई थी। ओरिजिनल इंटेंट ये था कि जो भी हमारी सोसाइटी के मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन है उन सभी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म कर सकें और ख़त्म करके क्या कर सकें, उनमें इक्वलिटी ला सकें। और इक्वलिटी कब लाई जाएगी, जब जो लोग जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सकें ताकि वो उन लोगों के सामने आ सकें, उन लोगों के बराबर आ सके जिनके पास में पहले से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। तो इसी के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया SC ST और फिर टाइम के साथ में OBC को भी। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि 2019 तक वर्टिकल रिजर्वेशन था जिसमें SC ST और OBC मतलब टोटल जो सीट है उसमें कुछ सीट रिजर्व कर दी SC के लिए, कुछ सीट कर दी ST के लिए और कुछ कर दी OBC के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्रॉस कटिंग कैटेगरीज जैसे कैटेगरी में भी वीमेन के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी, डोमिसाइल, इन सभी के बेसिस पर जो क्या रिजर्वेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया वर्टिकल भी हमने देखा और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हमने देखा। अभी इस आर्टिकल में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जनरल कैटेगरी के वो लोग या फिर वो लोग जिन्होंने पहले SC ST OBC इनका रिजर्वेशन नहीं लिया है उनको EWS में काउंट किया जाएगा, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी वीक है और उनको रिजर्वेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि EWS कोटा जो है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके काफ़ी अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसका बेसिक रीज़न ये है
कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में वो सारे लोग भी इंक्लूड हो गए हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी वेल एंड गुड है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है उसको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई, मतलब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ में इस तरीके का ये रिजर्वेशन देखने को मिला है। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब एससी एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको एक तरीके से डाइल्यूट करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से अगर सीट फिल हो जाती है, मान लो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए फिक्स कर दी गई कि 10% कोटा जो है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए है, तो यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं वो अगर हायर नंबर लेकर के आते हैं और वो इस कोटा में शामिल होते हैं तो क्या उनको फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन सबको लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, हालांकि उसके प्लस पॉइंट भी हैं, बोला भी जा रहा है कि इससे हमारी सोसाइटी में जो रिजर्वेशन को लेकर के एक अलग ही डिलेमा था वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होगा और सोसाइटी में जो रिजर्वेशन है उस पॉलिसी को या इक्वेशन जो है या इक्वलिटी जो है उसको प्रमोट करने के लिए और अच्छे से काम किया जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो है वो अगर वो उनके पास में अर्निंग कम है, इकोनॉमिक सोर्सेज कम है, तो उनको ईडब्ल्यूएस कोटा में रखा जा रहा है। तो ये जो इशू है बस इनको सोल्व करने की ज़रूरत है। अगर इनको अच्छे से एप्लीकेबल कर दिया गया, सोल्व कर दिया गया, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है उसको वेल एंड गुड तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आईटी रूल्स में अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो आईटी रूल्स 2021 जो है उसमें चेंज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। ओके, और यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट रखा है। ये जो अमेंडमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ओके, अब ये जो नए अमेंडमेंट लाए गए हैं इसकी अगर हम बात करें तो इस अमेंडमेंट में सोशल मीडिया, इंडिया में जो सोशल मीडिया है उसको रेगुलेट करने के लिए जो डिस्कशन किया गया है, तो इसमें कमेंट की बात की गई है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं वो इस पर अपना कमेंट पास करें कि ये जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं ये सही है या फिर नहीं है। अभी ये जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं इनमें दो क्राइटेरिया पर ध्यान फोकस किया गया है कि वो लोग जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं उनके जो भी यूजर के जो इंटरेस्ट है उनको हम सिक्योर कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रीवियंस अपेलेट कमेटी, इसको भी इसका फॉर्मेशन किया गया है और जो अमेंडमेंट है उसमें इसके ऊपर भी फोकस किया गया है कि ये कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में 3 मेंबर होंगे। मतलब अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई इशू है तो उसको रिड्रेस करने के लिए कमेटी होगी। इस कमेटी में 3 लोग होंगे और 3 लोगों में एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट मेंबर होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर होगा होल्डिंग द पोस्ट एक्स ऑफिशियो। दो अदर लोग जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि देखो ये जो भी आईटी रूल्स हैं इसमें एक तरीके से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना देखने को मिले, इसके ऊपर इंश्योर किया जाना है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कमेटी है जो ग्रीवियंस को रिड्रेस करेगी, अगर कोई इशू है तो उसको रिड्रेस करेगी, तो इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि दूर बैठे लोग जो हैं वो भी अपने इशू को सॉल्व करवा सकें। ओके, तो यहाँ पर ये जो आईटी रूल्स जो हैं इसमें चेंज की गई है, ये हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसको रिजल्ट के रूप में क्या आता है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर हमारे जो यहाँ देखिए देखो हमारे जो सीजीआई हैं प्रेजेंट टाइम में यू ललित, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि देखो प्रेजेंट टाइम में यूएपीए एक्ट जो है, मतलब इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A जो है उसके खिलाफ में, मतलब सिडिशन के बेसिस पर जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं वो रजिस्टर ना किए जाएं। और विंटर सेशन में पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसमें जो ये कॉलोनियल टाइम का जो कॉलोनियल एरा जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें चेंज करना है और उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो होना चाहिए कि इसके वजह से क्या
क्या इश्यू जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही हैं, और फिर उसके बेसिस पर जो विंटर सेशन जो आएगा अभी पार्लियामेंट का, उसमें इसको लेकर के प्रॉपरली डिस्कशन किया जाए और फिर इसका क्या नया अपडेटेड वर्जन जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की जाए, क्योंकि यूएपी एक्ट के बेसिस पर बहुत सारे इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के विंटर सेशन की बात की गई है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी सेशन को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है पार्लियामेंट के सेशन के बारे में कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ट्रेडिशनली। लेकिन हमारे कंट्री में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, जो आप सभी को पता है कि बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है और उसी पिटीशन के बेसिस पर जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उनको नोटिस रिलीज किए हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेड जो बेंच है उन्होंने यहाँ पर नोटिस रिलीज किए हैं इन तीनों को, और उनको बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि अंडर ट्रायल जो लोग हैं, जो जेल में बंद हैं लेकिन अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, रिजल्ट नहीं निकल करके आया, उनको वोट कास्ट का वो जो राइट है वो नहीं दिया हुआ है। दूसरा, वो लोग जिनको कन्विक्टेड है, मतलब जिनको सजा हो गई, उनको यहाँ पर या फिर बेल के ऊपर बाहर हैं तो उनको यहाँ पर वोट डालने का राइट दिया जाता है। तो एक तरीके से ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मैटर है कि वो लोग जिनके अभी जो भी पनिशमेंट या जो भी केस उनके ऊपर लगा हुआ है वो प्रूव ही नहीं हुआ है, उनके राइट जो है वो स्नैच किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के ओवरव्यू करने की यहाँ पर बात रखी गई इस पिटीशन में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट एक दिया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 326 के बेसिस पर राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में रखा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर किस तरीके का राइट है। ओके, ह्यूमन राइट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 326। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 16 पर। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है जीएम मस्टर्ड के बारे में। ओके, तो साइंटिस्ट जो हैं जो रिलेटेड हैं नेस से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड। नेस क्या है? नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, एंड टेस्ट क्या है? ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। कि अब जीएम मस्टर्ड को जो अलाउ किया गया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारा इंडिया जो है वो एडिबल ऑयल, टोटल कंजम्पशन जो हम करते हैं एडिबल ऑयल का, उसका 55 to 60% जो है वो इंडिया में डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो 13.35 मिलियन टन एडिबल ऑयल हमने इंपोर्ट किया है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 1,17,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज में। ओके, लगभग इतना खर्चा हमने किया है। तो अगर ये सारे ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं, ये वैरायटी जो है इसको हम ले लेते हैं, तो यील्ड एडवांटेज जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब यील्ड एडवांटेज मिलेगा तो ऑयल प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा और डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज़ में वो हमारी कम हो सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया है मनरेगा को लेकर के। ओके, और ये सर्वे किसने कंडक्ट करवाया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनके इंटरनल स्टडी जो है वो कमीशन की गई। तो यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। कुछ स्टेट्स में, 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये सर्वे कंडक्ट हुआ। इस सर्वे में बताया गया कि इस स्कीम को जितना हम डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना इसमें एक रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है वो डिसीजन यहाँ पर ले कि कौन कौन से वर्क करवाने हैं मनरेगा स्कीम के तहत। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डेली वेज वर्कर्स को पर डे जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पर मनरेगा स्कीम जो है उसमें वेजेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसके बेसिस पर क्या होगा? इसके बेसिस पर जो मनरेगा स्कीम है उसमें लोग जो हैं वो अपने आप को कम से कम रजिस्टर करेंगे और जो है मनरेगा स्कीम में जो भी
लेबरर्स की जो ज़रूरत है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो एक इनकम जो है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही साथ में जो लोकल लेवल अथॉरिटी है वहाँ पर पावर दी जानी चाहिए कि कौन सा काम करवाया जाना है, तभी जाकर के इसके और पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हमने द हिंदू से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमने डिस्कस की है। हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।